Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful सा video. In today's video, we are going to talk about trading platforms in India. ये जो है क्लास 10 रहेगा for your summer camp and हम लोग कर रहे हैं CMSL secondary market beautiful chapter, high scoring chapter. आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया. लास्ट क्लास हम लोगों ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है ना वो कंप्लीट कर रखा है थोड़ा बहुत. ये मेन बोर्ड हम लोगों ने कर रखा है, SME प्लेटफॉर्म कर रखा है. आज जो हम लोग करने वाले वो है NSE इमर्ज. क्या बताओ? NSE इमर्ज. अंडरस्टूड? अच्छा, एक बार रिकैप करेंगे हम लोग मेन बोर्ड एंड SME प्लेटफॉर्म का. मेन बोर्ड कौन से होते हैं दोस्तों? मेन बोर्ड होते हैं हमारा BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे लार्ज कंपनीज जो होते हैं ना वो लोग अपना लिस्टिंग करवाते हैं यहाँ पे, फुलफिलिंग हायर लिस्टिंग क्राइटेरिया, कैपिटल, नेटवर्थ, ट्रैक रिकॉर्ड एक्सेट्रा, ये सब दिखा जाता है. उसके बाद जाके उनको लिस्टिंग होता है. ठीक है. अच्छा, तो इनका अलग अलग स्टेप्स है, जैसे कि ड्राफ्ट करना, प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करना होता है, एप्लीकेशन सबमिशन करना होता है, IPO के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं, डेप्ट सिक्योरिटीज़ जो है डेट सिक्योरिटीज़ इशू वाया पब्लिक ऑफर आर ऑल्सो लिस्टेड हियर. ठीक है. ये एक प्रकार का तुमको क्राइटेरिया बता दिया है फॉर द मेन बोर्ड. ठीक है, जनरल नॉलेज के हिसाब से. SME कौन से हैं? जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है. अब इसमें BSE SME होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इमर्ज होता है. यहाँ पे क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इमर्ज. यही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इमर्ज जो है ये आज का टॉपिक रहेगा. इसको एक बार हम लोग रिकैप कर रहे हैं. अच्छा, लॉन्च इन 2012, ये पता है. ईजियर लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स कंपेयर टू द मेन बोर्ड, एनेबलिंग एक्सेस टू कैपिटल. ठीक, क्योंकि छोटे जो कंपनीज होते हैं ना दोस्तों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई उनका नेटवर्थ कैपिटल नहीं होता है, वो लोग लिस्टिंग नहीं करवा पाते मेन बोर्ड में. BSE NSE में लिस्टिंग नहीं करवा पाते, इसलिए वो लोग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म में चले आते हैं. एंड उनको तो फंड चाहिए होता है, तो वो लोग यहाँ से लिस्टिंग करवा लेते हैं. अच्छा, की BSE SME रिक्वायरमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर. अगर तुमको पकड़ ले, देख, एक होता है BSE, एक होता है NSE, एक होता है तुम्हारा BSE SME. ठीक है, टुगेदर. और एक होता है तुम्हारा NSE SME. ये तुम्हारा SME एक्सचेंज है ना, ये वाला. अब तुमको अगर यहाँ पे लिस्टिंग करवाना है BSE SME, जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे BSE SME. ठीक है. और यहाँ पे क्यों नहीं करवा सकते हम लोग? सर, ये बड़े वाले कंपनीज़ के लिए, इनका नेटवर्थ वगैरह बहुत हाई होता है, इनमें तुम्हारा कम होता है. रिक्वायरमेंट क्या है सर, बता दो. रिक्वायरमेंट है इनकॉर्पोरेशन तुम्हारा होना चाहिए अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी कंपनी लॉ, प्रीवियस कंपनी लॉ. ठीक है. फिर पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल, तुम्हारा पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल लेस देन या फिर इक्वल्स टू 25 करोड़ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं. नेटवर्थ जो है वो इक्वल्स टू या फिर मोर देन 1 करोड़, इतना चलेगा. फिर नेट टेंजिबल एसेट जो है वो इक्वल्स टू या फिर मोर देन 1.5 करोड़ होना चाहिए कम से कम, इतना तो छोटा मोटा ये अमाउंट है तुम्हारा. फिर ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हारा होना चाहिए कम से कम मोर देन 3 ईयर्स, या तो 3 साल, या इक्वल्स टू मोर देन. ये है इक्वल्स टू साइन प्लस मोर देन. ये जो साइन होता है ना भैया, ये होता है मोर देन, एंड उसके बाद नीचे जो आता है वो इक्वल्स टू. मतलब अगर मैंने ऐसा लिख दिया मोर देन 3 ईयर, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये मोर देन या फिर इक्वल्स टू 3 ईयर, या मतलब 3 साल या फिर उससे ज़्यादा, है ना. इसका इंटरप्रिटेशन होता है 3 साल या फिर इससे ज़्यादा, 3 ईयर और मोर. इसका इंटरप्रिटेशन होता है हमारा 3 ईयर और मोर, 3 ईयर्स और मोर. इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन होता है. क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छा, ठीक है सर, बहुत बवाल हो रहा है सर, एकदम मज़ा आ रहा है सर. फिर ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए मोर देन इक्वल, ये हो चुका है. अब देखो सीधा पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए भैया इन 2 ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स. पिछले 3 सालों में तुमने जो बिज़नेस किया है, पिछले 3 साल जो तुमने बिज़नेस किया है, उस 3 सालों में कम से कम 2 साल ऐसा होना चाहिए, कम से कम 2 साल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे तुम्हारा इबिटा प्रॉफिटेबल हो, इबिटा पॉजिटिव हो. इबिटा पॉजिटिव का मतलब होता है तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है. और अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट फंडेड है, कहीं से तुमको फंड मिला है, फंडेड है, तो कम से कम 1 साल तो तुम्हारा इबिटा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वरना लिस्टिंग पॉसिबल नहीं है.
अच्छा, लेवरेज रेशियो जनरली होना चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू 3:1, इससे ज़्यादा नहीं। फिर नो मेजर रेगुलेटरी डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट कंपनी प्रोमोटर्स, ये सिंपल चीज़ होता है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं उनके ऊपर कोई ना तो रेगुलेटरी ना तो डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा हो, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि अगर तेरे जो चलाने वाले लोग हैं, है ना, कंपनी के प्रोमोटर्स, वही अगर करप्ट हो जाए, वही अगर उनके ऊपर ही केस चल रहा है, डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि नो मेजर रेगुलेटरी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है अगेंस्ट द कंपनी या फिर कंपनी के प्रोमोटर्स, कंपनी या फिर कंपनी के प्रोमोटर्स, इस बात का ध्यान रखना, मतलब कंपनी प्लस प्रोमोटर। क्योंकि देखो कंपनी इज ए सेपरेट पर्सन, कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर भी केस हो सकता है, कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट देख, नो डिफॉल्ट ऑन डेट एंड डिपॉजिट, डिफॉल्ट नहीं कर रखा है तुमने। मैंडेटरी वेबसाइट डीमेट ट्रेडिंग अग्रीमेंट, मैंडेटरी वेबसाइट होना चाहिए तेरा, और तू जो ये ट्रेड करेगा ना वो डीमेट ट्रेडिंग होना चाहिए, फिजिकल ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। डीमेट अकाउंट बना लेना होगा सबको, एंड देन वहीं पे तुम्हारा शेयर्स का आना जाना, शेयर्स का एंट्री, शेयर्स का एग्जिट होगा, शेयर्स खरीदा बेचा वहीं पे शो करेगा डीमेट। ठीक है, ये होगा तुम्हारा डिजिटल फॉर्मेट में। अच्छा, फिर आता है हमारा कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट बोर्ड कॉम्पोजिशन। कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट बोर्ड कॉम्पोजिशन, इसका मतलब ये होता है कि कंपनीज एक्ट में जो बोर्ड कॉम्पोजिशन लिखा है वो प्रॉपरली तुमने मेंटेन कर रखा है अपने कंपनी में। कंपनीज एक्ट में बताया गया है ना कि बोर्ड में कौन कौन बैठेगा, कि कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठेंगे, कितना नॉर्मल डायरेक्टर, कितना तुम्हारा, इस प्रकार से ना डिवीजन होता है। कंपनीज लॉ में लिखा है, कंपनी एक्ट में लिखा है कि तुम्हारे एग्जीक्यूटिव कितने, नॉन एग्जीक्यूटिव कितने, उस हिसाब से तुमने पूरा कंप्लायंस फॉलो कर रखा है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एक चीज़ मैं तुमको छोटा छोटा बता देता हूँ, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे तुमको छोटे छोटे डेफिनेशंस जो है तुमको अपने आप पता लग जाएगा। कुछ कुछ क्लासेस में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हर क्लासेस में एक छोटा छोटा डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इससे क्या होगा, तुम्हारा क्लासेस का टाइम जो है वो एवे ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा। समझ में यार? अब तुम पूछोगे सर डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। अब अगर मैं ये बार बार सेम वर्ड्स जो है ये हर क्लास में आता रहेगा, अगर मैं हर क्लास में एक्सप्लेन करता रहूँ तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, तुम अगर स्पेसिफिकली ये वीडियो देख रहे हो तो एडवाइस ये है कि तुम प्रीवियस वीडियो को एक बार चेकआउट कर लो, वहाँ पे देख के कंप्लीट कर लो, तुम्हारा स्टार्टिंग से तुम आ जाओ, है ना, स्टार्टिंग से तुम स्टार्ट करो। अगर फिर भी तुमको लगता नहीं मेरे को इसी वीडियो को देखना, इसी टॉपिक के ऊपर डाउट है, तो तुम कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ लेना कि सर डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है। मैं एक बार नहीं 100 बार रिप्लाई करूंगा। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर देख एनएससी इमर्ज, अब हम लोग आ रहे हैं एनएससी इमर्ज में। ठीक है, ब्यूटीफुल टॉपिक है एनएससी इमर्ज। ये सिमिलर प्लेटफॉर्म है ऑन एनएससी फॉर एसएमई स्टार्टअप्स। की डिफरेंस ये होता है कि इमर्ज वर्सेस मेन बोर्ड, लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे, फ्यूअर अलॉटीज नीडेड होते हैं यहाँ पे, 100% अंडरराइटिंग मैंडेटरी होता है, लार्जर मिनिमम एप्लीकेशन साइज, हाफ ईयरली रिपोर्टिंग, ठीक है, एंड मैंडेटरी मार्केट मेकिंग। देख ये जो मैंने मटेरियल बनाया ना तेरे लिए, सुनना अच्छे से दोस्त, ये मटेरियल कंप्लीटली रिवीजन मटेरियल है। ठीक है, अगर तुम ये मटेरियल को एवे खोल के बैठ जाओगे ना तो तुमको ऐसे ही पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है, लेकिन तुमको वर्ड्स के मतलब तो पता होना होगा। वर्ड्स के मतलब पता करने के लिए तुमको लेक्चर्स देखने होंगे, बस इतना ही है। लेकिन ये जो मटेरियल है ना दोस्तों, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना ज़्यादा बेटर है, मतलब क्या बताऊँ। ये सारे मटेरियल तुमको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा। तुम हमारे वेबसाइट पर चले जाओ examsquad.edu.com, या फिर तुम हमारे एप्लीकेशन में चले जाओ, वहाँ पर भी तुमको ये मटेरियल दिख जाएगा। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर मटेरियल कौन सा है। अच्छा, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। पहला ये देखते हैं हम लोग, लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसका, ये सारे स्मार्ट बच्चे सबको पता है कि ये ऐसे ही स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। तो अगर तू एनएसई इमर्ज में आना चाहता है, इसलिए आना चाहता है क्योंकि तू नॉर्मल एनएसई में जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये बड़े कंपनीज के लिए है।
और तू बड़ा कंपनी नहीं है, तो इसलिए एनएससी इमर्ज में जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली तेरे को पता होना चाहिए कि एनएससी इमर्ज जो है वहाँ पे तेरा लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, कि कैपिटल ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तू आराम से एनएससी इमर्ज में आ सकता है, लिस्टिंग करवा सकता है अपने कंपनी का, ठीक है। फिर आता है फ्यूअर अलॉटीज नीडेड। क्या बताओ? फ्यूअर अलॉटीज नीडेड। फ्यूअर अलॉटीज नीडेड का मतलब होता है इन्वेस्टर्स जो है वो कम होने से भी चलेगा। इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे तुम्हारे कंपनी में कम इन्वेस्टर्स होने से भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? फ्यूअर्स अलॉटीज नीडेड मतलब ज़्यादा तेरे को अलॉटमेंट नहीं चाहिए, ज़्यादा तेरे को इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए, कम इन्वेस्टर्स चाहिए, तो ये सही है। ज़्यादा इन्वेस्टर्स चाहिए तो तेरे को एनएससी में जाना होगा, ये छोटा वाला है तो छोटे में तेरे को कम इन्वेस्टर्स मिलेगा, है ना। फिर आता है 100% अंडर राइटिंग मैंडेटरी। अब जब तू शेयर इशू करेगा ना, अंडर राइटिंग का कंसेप्ट क्या होता है? अंडर राइटिंग का कंसेप्ट ये होता है, जो अंडर राइटर होता है ना वो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि तेरे शेयर्स जो है वो थोड़ा बहुत नॉर्मल जैसे एनएससी बीएससी में होता है, वहाँ पे आईपीओ वगैरह में क्या होता है, अंडर राइटर्स अंडरटेक करते हैं। पकड़ लो, तू एक लाख शेयर जो है ना इशू करना चाहता है, 1 लाख शेयर, उसमें से 10,000 शेयर ए ने अंडर राइट किया, फिर 10,000 शेयर बी ने अंडर राइट किया, फिर 10,000 शेयर सी ने अंडर राइट किया। इस प्रकार से अंडर राइटिंग होता है। अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि अगर किसी ने नहीं खरीदा तो ये अंडर राइटर्स खरीद लेते हैं। अगर पब्लिक को तुमने ऑफर किया और अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तब ये अंडर राइटर्स क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। ये है अंडर राइटर्स का काम। अंडर राइटर्स एक प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। अब समझो, ये जो 100% अंडर राइटिंग ये मैंडेटरी का मतलब ये होता है कि जैसे तुम्हारा नॉर्मल जैसे आईपीओ वगैरह होता है ना एनएससी बीएससी में, मतलब बड़े वाले स्टॉक एक्सचेंजेस में, बड़े वाले तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंजेस में, जो जैसे तुम्हारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये है ना, इसमें क्या होता है ना, पकड़ ले 20% 30% अंडर राइटिंग होता है कि बाकी तो शेयर्स खरीद लेंगे लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बाकी का 20% 30% जो है ना वो अंडर राइट करवा लेते हैं। वो मतलब दिक्कत, मतलब ऐसा वो लोग सोचते कि शायद ना खरीदे लोग, इसलिए हम लोग उसको अंडर राइट करवा लेंगे। मतलब उन लोगों को बुलाएंगे, किन को बुलाएंगे? अंडर राइटर्स को बुलाएंगे। वो क्या करेंगे? वो गारंटी देंगे कि भैया ये 20% 30% मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं खरीदा तो मैं खरीद लूँगा। इससे क्या होता है, इससे कंपनी का अच्छा होता है ना, कि कंपनी जो है वो पूरा सेफ रहता है कि पब्लिक ने नहीं खरीदा तो अंडर राइटर्स ने खरीद लिया। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या है समझ में आ रहा है? हाँ। लेकिन ये जो तेरा एनएससी इमर्ज है ना, इसमें तेरा 100% अंडरराइटिंग करना होगा। मतलब किसी ने एक भी शेयर नहीं खरीदा तो पूरा का पूरा अंडरराइटर्स ले लेंगे, है ना। ऐसा तो होता नहीं कि किसी ने एक भी शेयर नहीं खरीदेगा, कुछ न कोई तो लोग रहेंगे ना जो शेयर्स खरीदेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वैसे भी ये छोटा वाला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है तो इसमें क्या ना ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। इसमें क्या करते कि 100% अंडरराइटिंग करवा लेते हैं कि बाई चांस करे। अब 20% 30% तुम अंडरराइटिंग कब करते हो? तब करते हो ना जब तुमको पता है कि यार बाकी तो शेयर्स ले लेंगे पब्लिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा बहुत अच्छा डिमांड है। इसका पूरा इवैल्यूएशन करके तब ना जाते हो तुम अंडरराइटर्स के पास अंडरराइटिंग करवाने के लिए। अंडरराइटिंग 100% तब करते हो जब तुमको लगता है कि यार ये शेयर्स बिकेगा नहीं बिकेगा, कोई गारंटी नहीं है, तो अंडरराइटर्स को हम लोग बुला लेते हैं, अंडरराइटर्स को हम लोग दे देते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें 100% अंडरराइटिंग जो है वो मैंडेटरी होता है, किसमें? एनएससी इमर्ज में, ठीक है। अच्छा, लार्ज मिनिमम एप्लीकेशन साइज। लार्ज मिनिमम एप्लीकेशन साइज, इसका मतलब क्या होता है? जो इन्वेस्टर्स रहेंगे ना, जो इन्वेस्टर्स रहेंगे, क्या रहेंगे, कौन रहेंगे? इन्वेस्टर। उनका जो एप्लीकेशन साइज रहेगा ना, क्योंकि तुम एक शेयर तो खरीद नहीं सकते यहाँ पे। जब आईपीओ निकलता है किसी कंपनी का, तुम एक शेयर अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तुमको अलॉट होता है, तुमको लॉट में लेना होता है। तुमको किस में लेना? तो लॉट में, बहुत सारे शेयर्स एक साथ, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हारा लार्ज है, मिनिमम एप्लीकेशन साइज। तो एप्लीकेशन साइज यहाँ पे बड़ा रहता है, इस बात का तुमको ध्यान रखना है। कहाँ पे? एनएससी इमर्ज में, बस। फिर आता है तुम्हारा, देखो 2 प्रकार के रिपोर्टिंग होता है, एक होता है क्वार्टरली, एक होता है हाफ ईयरली। यहाँ पे है हाफ ईयरली रिपोर्टिंग। यहाँ पे क्या है बताओ? हाफ ईयरली रिपोर्टिंग इंस्टेड ऑफ क्वार्टरली, ठीक है। एंड लास्ट में जो है वो है मैंडेटरी मार्केट मेकिंग। मैंडेटरी मार्केट मेकिंग का मतलब क्या होता है तुमको समझा देता हूँ। यहाँ पे ना इस वाले मार्केट में ना कोई हमेशा रेडी रहता है बाई या फिर सेल करने के लिए, ठीक है। समवन ऑलवेज रेडी टू बाई सेल शेयर्स टू इंश्योर लिक्विडिटी, इस बात का तुमको ध्यान रखना है। ये जो वर्ड है मैंडेटरी मार्केट मेकिंग, इसका मतलब ये होता है कि
समवन, तुम लिख लो यार, कहीं पे लिख लो ये, वरना तुम भूल जाओगे, मेरे को पता है तुम भूल जाओगे। लिख लो, समवन ऑलवेज रेडी टू बाई और सेल शेयर्स टू इंश्योर लिक्विडिटी। यहाँ पे तुमको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम शेयर बेचने जा रहे हो और तुम्हारा शेयर कोई खरीद नहीं रहा है, कोई ना कोई रहेगा ही खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ये समझ में आ चुका है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे ना, ये हो गया तुम्हारा एनएससी इमर्ज। ठीक है, ये कुछ फीचर्स है जो तुमको याद रखने हैं। क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना, बहुत रेयर है पूछना कि बताओ एनएससी एक्सचेंज के बारे में, तो बहुत रेयर है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। क्या बताओ? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। अच्छा, इसको ना पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता था। क्या मतलब? आईटीपी कहा जाता था, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आज के डेट में क्या कहा जाता है इसको? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, ये किसके लिए बनाया गया है? किसके लिए है ये जो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है ना, ये इसमें क्या होता है? जैसे एनएससी बीएससी में शेयर का खरीदा बेची होता है, यहाँ पर भी शेयर्स का खरीदा बेची होता है, लेकिन ये कौन से कंपनीज के लिए है? इनोवेटर नाम से तेरे को पता लग रहा है, इनोवेटर, इनोवेशन। ठीक है, फॉर कंपनीज इंटेंसिव इन टेक्नोलॉजी, आईटी, आईपी, डेटा एनालिटिक, बायोटेक, नैनोटेक, स्टार्टअप्स। ठीक है, तेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, कम से कम स्टार्टअप तो याद ही आ जाएगा। ठीक है, तो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म किन के लिए है? अगर तेरा स्टार्टअप कंपनी है तो तू यहाँ सॉरी तू स्टार्टअप कंपनी है तो तू, तेरे को पैसा चाहिए तो कहाँ पे जाएगा? तू जाएगा इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये परफेक्ट है तेरे लिए। ये वो वाले, और स्टार्टअप खोलते किस लिए? कुछ नए आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्टअप बनाया जाता है ना, न्यू आइडियाज। समझ में आ रहा है? वहाँ वो बनता है स्टार्टअप। अच्छा, तो यहाँ पे इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में स्टार्टअप्स आते हैं एंड एनी कंपनी विच इज कंप्लीटली वो जो है कंप्लीटली इन्वेस्टेड रहते हैं इन टेक्नोलॉजी, आईटी, आईपी, डेटा एनालिटिक्स, बायोटेक एंड नैनोटेक वाले कामों में। ठीक है, इन कंपनीज का होता है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? ये क्यों है, इनके लिए क्यों सेपरेट बनाया गया है? देखो, स्टार्टअप जो होता है ना, मैं सिर्फ स्टार्टअप के एग्जांपल लेता हूँ, सिर्फ स्टार्टअप के एग्जांपल लेके तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो स्टार्टअप होते हैं ना, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं, है ना, बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं, लेकिन इनका जो पकड़ लो, तुम्हारा सक्सेसफुल होगा या फिर सक्सेसफुल नहीं होगा, इसका जो पॉसिबिलिटी जो है ना, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब या तो सक्सेसफुल हुआ तो एकदम छप्पर पार हो जाएगा, वरना अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कंप्लीटली डूब ही जाएगा, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो ये बहुत रिस्की क्या होते हैं? बिजनेसेस होते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, इन्वेस्टर्स क्या है बताओ? बहुत ज़्यादा पैसा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ना ये बेट लेते हैं, ये एक प्रकार का बेट होता है। आई बेट ऑन दिस, आई एम ट्राइंग टू बेट ऑन दिस, कि ये कंपनी शायद अच्छा हो जाए, है ना। तो इन्वेस्टर्स को तकलीफ ना हो एंड कंपनीज को इजी हो पैसा उठाने के लिए, वो लोग ने सेपरेट प्लेटफॉर्म बना दिया जिसको कहा जाता है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। वहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे जिनके पास बहुत पैसा है, वो आके इन्वेस्ट करेंगे, उनको अगर करना है तो वो करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? और हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स होते हैं ये लोग। ठीक है, समझ में आ चुका है। अब देखो, एलिजिबिलिटी कौन है? एटलीस्ट 25% ऑफ द प्री इशू कैपिटल हेल्ड फॉर मोर देन या फिर इक्वल्स टू 1 ईयर बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। QIB जो होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। सर ये QIB कौन से है, क्या है? ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देख रखा है दोस्तों, हर क्लास में QIB एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो QIB जो है या फिर IPG इन्वेस्टर्स है, IGP इन्वेस्टर्स है, या फिर स्पेसिफिक रेगुलेटेड एंटिटीज़ है जैसे FPI, ठीक है, या फिर कुछ सर्टेन फंड्स है। फंड्स मतलब कौन से होते हैं? जैसे पेंशन फंड हो गया, इनके अलग अलग फंड्स होते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं इस प्रकार के उसमें कंपनीज में। तो तुम अगर पकड़ लो, इनमें से कोई भी कंपनी हो, टेक्नोलॉजी वाला कंपनी हो, डेटा एनालिटिक्स वाला कंपनी हो, IT वाले कंपनी हो, बायोटेक नैनोटेक वाले कंपनी हो, स्टार्टअप हो, या फिर IP वाले कंपनी, कुछ भी कंपनी हो, तुम्हारा जो प्री इशू कैपिटल है, मतलब इशू करने से पहले
तुमने अभी तक इशू नहीं किया शेयर्स, कहाँ पे इशू नहीं किया, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में इशू नहीं हुआ है अभी तक। इशू होने से पहले जो तुम्हारे कंपनी में कम से कम 25% जो है ना, कम से कम 1 ईयर या फिर उससे ज़्यादा पीरियड के लिए QIBs होल्ड कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए। अब ये क्यों है तुमको समझाना है, तुमको ये जानना है कि क्यों, तुमको हर पॉइंट में क्वेश्चन पूछना है कि सर ये क्यों हो रहा है। समझना, देख कोई कंपनी है, ठीक है, इस पे तू ट्रस्ट कैसे करेगा, बता ना, इस पे तू ट्रस्ट कैसे करेगा। इसमें अगर जो इनका इन्वेस्टर्स है, तू देखेगा ना आज के डेट में, जैसे मैं तेरे को समझाता हूँ, अगर तेरे को पता नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पकड़ ले। आज के डेट में ना, आज के डेट में अच्छा, किस किस ने स्कैम देखा है, स्कैम का फिल्म देखा है, हाँ जी देखा है ना। अब पकड़ ले वो आदमी आज जिंदा था, आज जिंदा है, ठीक है, हर्षद मेहता पकड़ ले आज जिंदा है और सब कुछ सही चल रहा है। और फिल्म के दौरान भी तुमने अगर देखा होगा, हर कोई हर्षद मेहता से पूछता है कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, कहाँ पे इन्वेस्ट किया। क्यों पूछते वो लोग कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपने कहाँ पे किया, क्यों? क्योंकि ये होते हैं तुम्हारे, ये जो हर्षद मेहता वाले, ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं इन द टर्म्स ऑफ नॉलेजेबल विद एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। तो अगर इन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हमारा क्या बढ़ जाता है? कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भैया कंपनी अच्छा होगा तभी जाके ये इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इसी प्रकार से किसी भी कंपनी में अगर अच्छा है बुरा है कैसे पता चलेगा? उस कंपनी में इन्वेस्टर्स कौन है वो तुमको पता लगाना होगा। अब राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, ये भी बहुत एक प्रकार का बिग बुल थे, है ना, इनके बाद यही आते हैं। अब जब तक वो थे तब तक तो भैया सब लोग उनसे मतलब जितने भी इंटरव्यूज़ उनका लिया जाता है ना, सब लोग कोई ना कोई बंदा पूछे कि सर आपने कहाँ पे लिया है, कौन सा स्टॉक ज़्यादा अच्छा होगा, ये मतलब एज एन एडवाइस पूछते। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर्स हैं। यही होते हैं QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अभी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं ना, ये बहुत प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्होंने इन्वेस्ट किया मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, समझ में आ रहा है, और भरोसा होता है कि अच्छा ये कंपनी अच्छा होगा। तो ये समझ में आ रहा है दोस्तों। इसलिए ना यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि दोस्तों तुमको अगर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में आना है तो तुमको प्रूव करना होगा कि तुम्हारे जो कंपनी में कम से कम ये QIB लोग जो है ना, ये जो QIB वाले इंसान है ना, ये कम से कम तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्टर हो और जिन्होंने कम से कम मिनिमम 1 ईयर या फिर उससे ज़्यादा, मोर देन और इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है? या तो मोर देन, ये इक्वल्स टू मतलब या तो 1 साल से ज़्यादा या फिर कम से कम 1 साल तक उनका 25% स्टेक है तुम्हारे कंपनी में, है ना, 25% स्टेक है और 1 साल तक वो लोग हेल्ड करके रखेंगे, मतलब होल्ड करके रखेंगे, ये लोग बेचेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? वरना क्या होता है ना, अपने कंपनी का ट्रस्ट गेन करने के लिए ना अचानक पकड़ लो इशू से पहले तुमने QIB लेकर आ गए और QIB से तुमने बता दिया कि तुम कोई टेंशन वाली बात नहीं, 1 महीने के लिए होल्ड कर लो, फिर तुम बेच के चले जाओ, तुमको अगर इंटरेस्ट नहीं है बेच के चले जाओ। तो बाकी जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है, तुम और हम लोग तो फंस जाएंगे ना। इसलिए कहा जाता है कि QIB ने अगर कम से कम 1 साल होल्ड करके रखा है तो तब जाके मानेंगे चलो बढ़िया कंपनी है। तो 25% प्री इशू कैपिटल जो है कंपनी में, प्री इशू का जो कैपिटल होगा कंपनी में, उसमें 25% QIB जो है वो लोग हेल्ड करके रखेंगे। या तो QIB या तो IGP या तो स्पेसिफिक रेगुलेटेड एंटिटीज़ जैसे FPI वगैरह या फिर फंड्स वगैरह, वो लोग पेंशन फंड हो जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टर्स का एलोकेशन इतना समझ में आ चुका ना, एलिजिबिलिटी का 25% ये समझ में आ चुका, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो इन्वेस्टर्स एलोकेशन प्रोपोर्शनेट फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, इस बात का समझना। देखो एलोकेशन ऑफ शेयर्स ना, इसको प्रोपोर्शनेट होना होगा बोथ फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब दोनों इक्वली प्रोपोर्शनेटली हेल्ड करेंगे शेयर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल्स ने सब खरीद लिया, नॉन इंस्टीट्यूशनल्स के पास ज़्यादा नहीं है, तो ये प्रोपोर्शनेटली होना होगा, ठीक है। फिर मिनिमम एप्लीकेशन साइज रहेगा 2 लाख। भैया सोच, 2 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। 2 लाख मिनिमम तेरा एप्लीकेशन का साइज़ होता है। फिर मिनिमम अलॉटीज़ जो होंगी वो 50, कम से कम 50 को तेरे को अलॉट करना होगा। कम से कम कितना बताओ? 50 को तेरे को अलॉट करना होगा, ठीक है।
अच्छा अच्छा, एक चीज़, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मिनिमम 50, ठीक है। अब देखो हम लोग देखेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनेशन में आ गया तो छा जाओगे तुम, आराम से लिख देना है। देख ये ना एनजीओस वगैरह के लिए होता है, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एवं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए होता है। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, बढ़िया होगा। देखो सोशल स्टॉक एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सेपरेट सेगमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग सोशल एंटरप्राइजेस। सर ये सोशल एंटरप्राइजेस कौन होते हैं? सोशल एंटरप्राइजेस आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। जिन जो सोशल सोशल बिजनेस में इंटरेस्ट रहते हैं, जो उनका जो कोर कंसेप्ट है ऑफ डूइंग द बिजनेस वो सोशल डेवलपमेंट के लिए होता है, सोशल बेनिफिट, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होता है, ठीक है। अच्छा सोशल एंटरप्राइजेस वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एम फैसिलिटेट फंड रेजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद सोशल इंटेंट। उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये दिया गया है प्लेटफॉर्म कि ये लोग ऑर्गेनाइजेशंस फंड रेज करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन सोशल इंटेंट से काम कर रहे हो। सोशल इंटेंट मतलब सोसाइटी की भलाई के लिए। एप्लीकेबिलिटी एनजीओ रजिस्टरिंग ओनली, एनपीओ रजिस्टरिंग एंड रेजिंग फंड, फिर फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस आइडेंटिफाइंग एज एसईज। एसई का मतलब होता है सोशल एंटरप्राइजेस, ठीक है। कैन लिस्ट इक्विटी, अपना इक्विटी शेयर जो है वहां पे डाल सकते हैं। अच्छा ये हो चुका है। फिर हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी, प्राइमरी एंड सोशल इंटेंट, एंगेज्ड इन सोशल स्पेसिफिक सोशल एक्टिविटीज जैसे इरेडिकेटिंग हंगर। अब तुम सोचोगे यार सर सोशल एक्टिविटीज करेंगे तो करेंगे क्या, कौन से वो सोशल एक्टिविटीज है जो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहले आता है तुम्हारा इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर देखो टारगेट टारगेट अंडरसर्व्ड लेस प्रिविलेज पॉपुलेशंस, मतलब वही है कि लेस प्रिविलेज पॉपुलेशंस की भलाई के लिए ये कंपनीज काम करते हैं। फिर एटलीस्ट 67% ऑफ द एक्टिविटीज फोकस्ड ऑन द टारगेट पॉपुलेशन एलिजिबल एक्टिविटीज, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि तुम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, तुम्हारा पैसा उठा के तुम क्या कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो ना, तो 67% जो है वो टारगेट, मतलब जो तुम्हारा टारगेट पॉपुलेशन है वहाँ पे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एटलीस्ट 67% ऑफ एक्टिविटीज जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिशरीज फोकस्ड ऑन द टारगेट पॉपुलेशन एलिजिबल एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है ना, सिंपल चीज़ है ये। एक्सक्लूड्स कॉरपोरेट फाउंडेशन। अब देखो ना ये सारे एनजीओस जो है ना, इनका खुद का वेबसाइट हो सकता है, खुद का अलग से बिजनेस हो सकता है, वो लोग अर्निंग मॉडल, अलग अलग अर्निंग मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। उनसे क्या होता है फंड, उनसे क्या होता है ये कॉमर्स करेंगे, बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा, उन्हीं पैसों में से वो लोग यहाँ पे जो इरेडिकेटिंग हंगर, मतलब टारगेट जहाँ पे जगह है ना वहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, उनको बेनिफिट पहुँचाने की कोशिश करेंगे, समझे, पॉवर्टी हटाने वगैरह वगैरह वगैरह। और ये बिजनेस में अगर अच्छे हैं तो इन्वेस्टर्स, बाकी सारे इन्वेस्टर्स भी आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। फिर देखो एक्सक्लूड्स कॉरपोरेशन, फाउंडेशन, पॉलिटिकल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड एसोसिएशन, मोस्ट इंफ्रा हाउसिंग कंपनीज, ये एक्सक्लूडेड होते हैं, यहाँ पे ये लोग काउंट नहीं होते। अच्छा फिर जो हम लोग देखेंगे वो है मार्जिन। फाइनली आ गया है मार्जिन, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा मार्जिन। ये आता है तुम्हारा मार्जिन, बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट, तुमको समझाता हूँ मैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देख ले एक बार कितना तक है, ओ ज़्यादा नहीं है, आराम से कर लेंगे, शायद और एक क्लास लग जाएगा। मार्जिन सिंपल चीज़ तुमको समझना है, मार्जिन होता क्या है। हाँ जी, बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है तुम्हारे ट्रेडिंग में। मार्जिन जो है ना ये एक प्रकार का एडवांस पेमेंट होता है। क्या होता है फिर से बताओ, एडवांस पेमेंट, रिपीट करो मेरे साथ, मार्जिन इज एन एडवांस पेमेंट, मार्जिन इज एन एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट। फिर लिखो, फिर तुमको फिर से रिपीट करना है, मेड बाय हुम, मेड बाय अ क्लाइंट टू अ ब्रोकर फॉर अ स्टॉक ट्रांजैक्शन, फॉर अ स्टॉक ट्रांजैक्शन, फॉर अ स्टॉक ट्रांजैक्शन। तो तुमको क्या याद रखना है, मार्जिन क्या है, मार्जिन इज एन एडवांस पेमेंट मेड बाय अ क्लाइंट टू अ ब्रोकर फॉर अ स्टॉक ट्रांजैक्शन। राज है एक लड़का जो एक ब्रोकर से मिला, जिस ब्रोकर का नाम है अर्जुन। अर्जुन ब्रोकर, अर्जुन से कहा कि मेरे को चाहिए टाटा का 200 शेयर्स। तो अर्जुन ने क्या किया,
राज से एडवांस में पेमेंट ले लिया, एडवांस पेमेंट। अब ये जो एडवांस पेमेंट ये है, ये 100% नहीं होता है, 100% नहीं होता है, ये 20%, 30%, 10% इस प्रकार से होता है। समझ में आ रहा है? पूरा फुल पेमेंट नहीं होता है, ये मिनिमम पेमेंट करना होता है। जो मिनिमम तुम पे करोगे उसको मार्जिन कहा जाता है, पूरा नहीं, फुल पेमेंट नहीं, मिनिमम, याद रखना। ना कि 100%, 20%, 30%, 10% जो कुछ भी है उस प्रकार से परसेंटेज होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये तुमको मेंटेन करके चलना होता है, ये तुमको क्या करके चलना होता है, मेंटेन करके। अब ये जो ब्रोकर है ना, याद रखना, हमारा जो ज़ीरोधा है, मोबाइल एप्लीकेशन खोल के देखो, ज़ीरोधा का एप्लीकेशन, ये भी खुद एक ब्रोकर है। ये क्या है बताओ? खुद एक ब्रोकर है, ठीक है। तो ये हमसे क्या लेता है? एडवांस पेमेंट, जब हम लोग खरीदने जाएंगे क्या, शेयर्स। देखो, एक होता है इनिशियल मार्जिन। क्या बताओ? इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन होता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू पेड अपफ्रंट बाय द क्लाइंट। मिनिमम परसेंटेज जो तुम पे करते हो, मिनिमम परसेंटेज जो तुम पे करते हो अपफ्रंट बाय द क्लाइंट, कि मेरे को पकड़ ले 200 शेयर चाहिए टाटा का, ठीक है, टाटा के किसी भी कंपनी के लो, 200 शेयर पकड़ लो, 2 लाख हो रहा है। अब 2 लाख में से तुमने 50,000 का पेमेंट कर दिया। ये जो तुमने 50,000 का पेमेंट किया ना, इसको कहा जाता है इनिशियल मार्जिन। जो तुम क्या करते हो, मिनिमम परसेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, तुम्हारा ट्रांजैक्शन का कितना वैल्यू है, ट्रांजैक्शन का वैल्यू है 2 लाख, लेकिन तुमने मिनिमम परसेंटेज तुमने अपफ्रंट दे दिया क्लाइंट को, तुमको शेयर्स मिलने से पहले ही तुमने अपफ्रंट क्लाइंट को दे दिया है। फिर आता है मेंटेनेंस मार्जिन। मार्जिन में 2 प्रकार के मार्जिन है, एक इनिशियल मार्जिन, दूसरा है मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन होता है मिनिमम अमाउंट क्लाइंट मस्ट मेंटेन इन द अकाउंट इफ इट फेल्स बिलो दिस ब्रोकर इशू अ मार्जिन कॉल। बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, समझना। देख, तुम्हारे पास तुम्हारा अकाउंट रहेगा, अकाउंट में ना तुमको मेंटेनेंस मार्जिन मेंटेन करना होगा। मेंटेनेंस मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन को क्या क्या कहा जाता है? मेंटेनेंस कहा जाता है कि मेंटेनेंस मार्जिन जो है ये तुमको मेंटेन करके रखना होगा, जो कि एक मिनिमम अमाउंट होता है। वो ब्रोकर बता देगा तुमको कितना मिनिमम अमाउंट है। देख, ये हर शेयर के लिए अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट कुछ एक नंबर बता दो। मिनिमम, एक मिनिमम अमाउंट होता है, ठीक है। मार्केट वैल्यू जो भी चल रहा हो उसका एक मिनिमम अमाउंट होता है। ये तुमको मेंटेन करना होता है तुम्हारे अकाउंट में। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अकाउंट से कट जाएगा, मेंटेन। जैसे तुम तुम्हारा बैंक अकाउंट खोलते हो, जैसे तुम्हारा मेंटेनेंस मिनिमम बैलेंस जो तुम मेंटेन करते हो, कितना करते हो? 1500 रुपये, 2000, किसी बैंक में होता है 10,000। तो इस प्रकार से क्या होता है, मिनिमम। क्या 10,000 रुपये बैंक ने रख लिया? नहीं। बैंक ने खर्चा कर दिया? नहीं। तुम्हारे अकाउंट में ही पड़ा है, लेकिन है वहीं पे है। ये मिनिमम तुमको मेंटेन करके रखना होता है। उसी प्रकार से शेयर्स में भी होता है, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन, जो तुमको मेंटेन करके चलना होता है, ठीक है। पकड़ ले 1 लाख रुपए, ये तुमको मेंटेन करके चलना है। अगर तुम्हारा मेंटेनेंस मार्जिन कम हो जाए, जैसे तुम्हारे बैंक में तुम्हारा जो बैलेंस है उसमें जो मिनिमम बैलेंस तुमको मेंटेन करना होता है, बैंक में पकड़ लो मिनिमम बैलेंस तुम्हारा 1500 रुपये मेंटेन करना होता है। अगर पकड़ लो 1500 रुपये से 1400 रुपये चला जाए, तो क्या बैंक तुमको एक नोटिफिकेशन देता है कि नहीं, कि तुम्हारा मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन नहीं है? एक क्या मिलता है तुमको? नोटिफिकेशन। इसी प्रकार से ब्रोकर तुमको नोटिफाई करता है कि सर आपका आपका ये जो 1 लाख रुपये मिनिमम तुमको मेंटेन करके रखना होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन, ये अगर पकड़ लो 90,000 हो जाए ना, तो ब्रोकर तुमको बुलाता है, कॉल करता है, बुला के बोलता है, जैसे बैंक नोटिफिकेशन भेजता है, ब्रोकर भी तुमको नोटिफिकेशन भेजता है। अब ये नोटिफिकेशन को कहा जाता है मार्जिन कॉल। मार्जिन के लिए कॉल करना, तुमको बोल रहा है, तुमको ब्रोकर बोल रहा है कि भैया तुम्हारा जो मार्जिन है वो कम हो चुका है, तो ये तुमको मेंटेन करके रखना होगा। पकड़ ले तूने मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा बता? बैंक वाले क्या करेंगे? बैंक वाले तो भैया तुम्हारे ऊपर फाइन लगा देंगे, एक्स्ट्रा फाइन लगा देंगे। तुम्हारा 1400 रुपये है, पकड़ ले 400 रुपये काट लेंगे, 400 रुपये काट लेंगे। सेम करेगा हमारा जो ये ब्रोकर है ना, वो सेम चीज़ करेगा। देख यहाँ पे, फेलियर टू मीट मार्जिन कॉल कैन लीड टू लिक्विडाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज बाय द ब्रोकर। तेरे अकाउंट में तो बाकी सिक्योरिटीज रहेंगे ना, तो पकड़ ले अलग अलग सिक्योरिटीज है,
तो पकड़ ले 2000 सिक्योरिटी से किसी भी कंपनी का, इसमें से वो 100 सिक्योरिटी सेल कर देगा। क्यों सेल कर रहा है सर? तुम्हारा जो मार्जिन है, मेंटेनेंस मार्जिन, इसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पैसा जो है 1 लाख से कम हो चुका है, 90,000 हो चुका है, अब 100 शेयर सेल कर देगा, फिर से 1 लाख आ जाएगा, तो ये मेंटेन हो जाएगा ना तुम्हारा। समझ में आ रहा है चीज़ें? कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है यार, मज़ा, प्रेम हो रहा है सर, प्रेम। तो यही चीज़ है, जैसे बैंक का केस होता है, इसमें सेम चीज़ है, डिट्टो एकदम, ठीक है। इफ फॉल्स बिलो दिस ब्रोकर इशू अ मार्जिन कॉल, डिमांड फॉर मोर फंड्स, ठीक है। ये तो मार्जिन कॉल तुमको बुलाएगा नोटिफिकेशन करके, जैसे बैंक नोटिफाई नहीं किए तो काट लेता है ना बैंक 400 रुपये, उसी प्रकार से ब्रोकर भी काट लेगा। ब्रोकर क्या करेगा, 200 शेयर सेल कर देगा, सेल करने के बाद ये मेंटेनेंस में आ जाएगा, 1 लाख पे फिर से आ जाएगा वो। क्या ही समझ में आ रहा है? अब देखो, ब्रोकर मस्ट डिस्क्लोज एक्सपोजर डिटेल्स टू एक्सचेंजेस, एक्सचेंजेस डिस्क्लोजर स्क्रिप्ट वाइज ग्रॉस मार्जिन ट्रेडिंग डेटा। अब सिंपल डेटा है ये। क्या होता है कि ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर मस्ट डिस्क्लोज एक्सपोजर डिटेल टू एक्सचेंजेस, मतलब एक्सचेंजेस कौन से एक्सचेंज, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तुम्हारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनको ये पूरा डिटेल देता है कि सर ये बंदा है, इसका ये मार्जिन चल रहा है, मार्जिन है अभी। एक्सचेंजेस क्या करते हैं, एक्सचेंज मतलब वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक, वो डिस्क्लोज करता है स्क्रिप्ट वाइज ग्रुप। स्क्रिप्ट का मतलब होता है स्टॉक, समझ में आ रहा है? स्टॉक वाइज या तो शेयर वाइज, शेयर कहते नहीं है हम लोग, बहुत बुरा वर्ड है शेयर, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर का खरीदा बेचा नहीं होता, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ की खरीदा बेची होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे बताओ ना दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे? स्टॉक, क्या कहेंगे? स्टॉक। अब ये जो स्टॉक वाइज ग्रॉस मार्जिन ट्रेडिंग डेटा, ये तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज बता देगा कि इस स्टॉक का इतना मार्जिन होना चाहिए। अगर तू बताएगा नहीं, स्टॉक एक्सचेंजेस तुमको बताएगा नहीं, तुम मेंटेन कैसे करेगा? तो ये बताएगा कौन? स्टॉक एक्सचेंजेस। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? मार्जिन, क्या मार्जिन क्लियर हो चुका है दोस्तों? सच्ची में बता दो, नहीं बाई गॉड बता दो, मार्जिन क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? 1% भी डाउट है क्या? 1% भी डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ब्लॉक डील एंड बल्क डील। बल्क डील तुमको ना पढ़ाने से पहले एक नॉर्मल आइडिया दे देता हूँ कि ब्लॉक डील क्या होता है एंड बल्क डील क्या होता है, ठीक है? अच्छा समझना, ब्लॉक डील जो होता है ना, वो तुम्हारा बहुत बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है? ब्लॉक डील एक बहुत ही बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है। अब इस बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन के, बहुत करोड़ों का ट्रांजैक्शन, अचानक पकड़ ले कोई कंपनी जो है ना, वो खरीदना चाहता है किसी भी कंपनी का बहुत सारे शेयर्स, ठीक है? नॉर्मल मार्केट में अगर वो खरीदना चाहेगा तो क्या हो जाएगा? शेयर मार्केट तहस नहस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों होगा तेरे को समझाता हूँ। पकड़ ले 11 बज रहे सुबह के, सारे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स शेयर खरीद रहे हैं कंपनी का, और अचानक एक बड़ा इन्वेस्टर आ गया, ठीक है? और उसने क्या किया? या तो स्टॉक मार्केट में आके देख, बल्क डील जो होता है ना, ये सिर्फ बाइंग के लिए नहीं होता, सेलिंग के लिए भी होता है। समझ में आ रहा है? बल्क कह लो, ब्लॉक कह लो, ये बाइंग के लिए नहीं होता, सिर्फ बाइंग के लिए नहीं होता, सेलिंग के लिए भी होता है। बाई एंड सेल दोनों किया जाता है, समझ में? ट्रेड होता है यहाँ पे। पकड़ ले एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर आया, 11 बज रहा है, और छोटे मोटे इन्वेस्टर्स जो है ना, तू और मैं बैठ के पॉकेट में कितना है, 10,000 रुपये है, और उससे ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहा है, और वो ये आगे 10 करोड़ का शेयर सेल करके चला गया। 11 बजे बज रहा है, और तूने 10,000 रुपये अभी लगाया, अभी जस्ट तूने शेयर खरीदा, किसी भी LNT का शेयर खरीद लिया तूने, 10,000 रुपये का शेयर खरीद लिया। पकड़ ले तेरे को 50 शेयर मिला, फॉर एग्जाम्पल 50 शेयर मिला, ठीक है? अब मार्केट में रेट चल रहा है 200 रुपये, पकड़ ले एज एन एग्जाम्पल 200 रुपये रेट चल रहा है। ये भाई साहब आके मार्केट में 10 करोड़ का शेयर सेल करके चला गया 11 बजे। क्या हो जाएगा? मार्केट तहस नहस हो जाएगा। क्यों? इतना बड़ा अमाउंट जैसे सेल होता है ना, तो कंपनी का जो शेयर का रेट है वो गिर जाता है। वो क्या हो जाता है? गिर जाता है, क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट का सेलिंग हुआ है। शेयर सेल होंगे तो शेयर्स का रेट गिरेगा, तो 200 रुपये से सीधा 20 रुपये आ चुका है, तो भैया ये जो स्मॉल इन्वेस्टर है ये तो तबाह हो जाएंगे ना। तो सर तो क्या करे सर? तो इनको ना ब्लॉक डील के लिए ना, इनको अलग विंडो प्रोवाइड किया गया है, उनको अलग टाइमिंग प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि 8:30 नहीं 8:45 से 9 बजे एंड 2:5 से 2:20 PM तक आफ्टरनून, ठीक है? इस टाइम पे तुम
या तो बाई करो या तो सेल करो। ये जो टाइम पीरियड होता है ना, बहुत रिस्की टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पे तो तुम शेयर खरीदा बेची कर भी नहीं सकते। ये जो टाइम पीरियड होता है 2 के बाद, लोग जो है ना, इन्वेस्टर जो है ना, जिनको पता है इन्वेस्टिंग का नॉलेज है, ये लोग इन टाइम के अंदर ये लोग ना तो खरीदते ना तो सेल करते, कुछ नहीं करते, ये चले जाते हैं। क्योंकि इस टाइम पे कुछ भी अचानक से सेल हो सकता है, अचानक से बाई हो सकता है, कुछ भी बहुत वॉलेटाइल होता है मार्केट इस टाइमिंग पे, है ना। क्योंकि ये विंडो है, आफ्टरनून का विंडो 2 बजे से खुला है, और तुम्हारा स्टॉक मार्केट का जो है, तुम इन्वेस्टर हो और तुम वहाँ पे बैठे हो, 2 बजे तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगा भैया, कोई आके सेल करके चला जाएगा, तुम्हारा गेम बच जाएगा। इसलिए मार्केट, नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट खुलने से पहले नॉर्मल इन्वेस्टर का मार्केट कब खुलता है? 9:30 को खुलता है, 9:30 को। उससे पहले तुम बेच दो, सो दैट इन्वेस्टर जब आए मार्केट में तब वो उनको पता चलेगा अच्छा स्टॉक का प्राइस इतना है। अगर 20 रुपये स्टॉक का प्राइस होना है तो सुबह से होगा, ऐसा नहीं अचानक 11 बजे हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो तुम ट्रेडिंग में आने से पहले, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स आने से पहले 8:45 से 9 AM का टाइम रहता है, कि 15 मिनट में तुम जो भी ब्लॉक डील करना है वो कर लो, ख़त्म करो। ये एक विंडो होता है, ये मॉर्निंग का टाइम है, एंड आफ्टरनून का टाइम है 2:05 से 2:20 PM तक। इस टाइम में तुम्हारा क्या होता है? ब्लॉक डील होते हैं, बड़े बड़े डील होते हैं, समझ में आ रहा है? बड़े बड़े डील होते हैं। तो स्टॉक का प्राइस जो है ना, वॉलेटाइल हो सकता है इस पीरियड में। स्टार्टिंग में, मॉर्निंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टरनून में दिक्कत हो सकता है, इसलिए आफ्टरनून इस टाइमिंग पे तुम ट्रेडिंग करना अवॉइड ही करो, ठीक है। ये समझ में आ चुका है तुमको? नॉर्मल तुमको पता चल चुका है कि क्या है ये चीज़ और क्यों है ये चीज़। अच्छा, अब देखो क्या होता है, ब्लॉक डील वर्सेस बल्क डील। ब्लॉक डील, एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज ट्रेड। याद रखना, बल्क से बड़ा होता है ब्लॉक, क्योंकि एग्जामिनेशन में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये बल्क डील में ये लिख के आता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज ट्रेड थ्रू अ सेपरेट ट्रेडिंग विंडो, ये वो पूरा ब्लॉक वाला लिख के आ जाता है बल्क में। इस बात का ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टेक करोगे तुम। फिर देखो, एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज ट्रेड्स थ्रू अ सेपरेट ट्रेडिंग विंडो। इसका ट्रेडिंग विंडो अलग होता है, ये वाला होता है ट्रेडिंग विंडो। ये ट्रेडिंग टाइमिंग विंडो का टाइमिंग ये है, ठीक है। पर्पस क्या है? फैसिलिटेट लार्ज ट्रेड विदाउट इम्पैक्टिंग मार्केट प्राइस सिग्निफिकेंटली। मार्केट का प्राइस सिग्निफिकेंटली चेंज होने से बचाता है। मॉर्निंग में तुम कर लो, सो दैट ये आराम से सेटल हो जाता है। खुलने टाइम जब 9:30 को नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा तो सेटल हो जाता है तब तक। मिनिमम ऑर्डर साइज होता है 10 करोड़। कितना? 10 करोड़। जैसे मैंने यहाँ पे 10 करोड़ का एग्जाम्पल दिया, ये है मिनिमम, यहाँ से स्टार्टिंग होता है ब्लॉक डील, ठीक है। प्राइस बैंड रहता है प्लस या फिर -1% ऑफ द एप्रिशिएबल रेफरेंस प्राइस। ये क्या होता है? प्राइस बैंड क्या हो, प्राइस बैंड क्या होता है सर? ये समझाओ, समझना है बहुत अच्छे से। इसका मतलब क्या होता है ना कि यूजुअली प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस और द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द मॉर्निंग ब्लॉक डील सेशन। बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों, बहुत इजी कंसेप्ट है, प्यारा कंसेप्ट है। देखो होता क्या है ना, ये जो प्राइस बैंड होता है, मतलब ये होता है तुम अगर ब्लॉक डील करना चाहते हो ना, ब्लॉक डील करना चाहते हो तो कौन से रेट पे करोगे, कितने पैसे में तुम खरीदोगे, कितने पैसे में तुम बेचोगे। तो बोला जाता है कि +1% या फिर -1%, इतना ही तुम ऊपर नीचे कर सकते हो प्राइसेस। अब किसके बेसिस पे ये ऊपर नीचे होगा? ये जो ऊपर नीचे होगा ना, ये इस बेसिस पे होगा कि तुम्हारा 1% ब्लॉक डील, देखो अच्छे से, एप्रिशिएबल रेफरेंस प्राइस, तुम्हारा जो ये एप्रिशिएबल रेफरेंस प्राइस, अब ये रेफरेंस प्राइस कौन सा रहेगा ये मैं तुमको बता देता हूँ। ये रेफरेंस प्राइस रहता प्रीवियस डे। क्या बताओ? प्रीवियस डे। पकड़ ले, तू मॉर्निंग सेशन में कर रहा है। मॉर्निंग सेशन में क्या कर रहा है? मॉर्निंग सेशन में तू ब्लॉक डील कर रहा है। तो प्रीवियस डे जिस रेट में क्लोज हुआ ना, क्लोजिंग रेट पकड़ ले 200 रुपये में क्लोज हुआ, इसके इस प्राइस के 1% ऊपर या तो 1% नीचे के रेट पे तू ये ब्लॉक डील करेगा। पकड़ ले, तू ब्लॉक डील कर रहा है 201 रुपये में कर सकता है या फिर 199 के रुपये में कर सकता है, 1% ऊपर 1% नीचे, इस प्रकार से। क्या ये समझ में आ रहा है? ये होगा तेरा प्राइस बैंड कि कौन से प्राइस में तू या तो बाई करेगा या तो सेल करेगा। इतने बड़े बड़े ब्लॉक डील 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है तो कौन से प्राइस में करेगा, ये होता है तुम्हारा प्राइस बैंड। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर देखो हम लोग यहाँ पे है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर सिंपल चीज़ है, एक्सचेंज डेसिमिनेट डिटेल्स, जैसे कि स्क्रिप्ट, क्लाइंट, क्वांटिटी, प्राइस। मतलब स्क्रिप्ट मतलब कौन सा स्टॉक,
क्लाइंट मतलब कौन खरीद रहा है, क्वांटिटी कितना एंड प्राइस कितना, आफ्टर मार्केट आवर्स ऑन द सेम डे, है ना, मार्केट आवर्स के बाद पूरा तुम डिटेल्स दे दोगे। अच्छा, ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो है बल्क डील दोस्तों, बल्क डील, बहुत ब्यूटीफुल। अ ट्रेड वे टोटल क्वांटिटी बॉट सोल्ड इज मोर देन 0.5% ऑफ द कंपनीज इक्विटी शेयर। भैया ये भी बहुत बड़े प्रकार के जो है डीलिंग होता है, लेकिन याद रखना यहाँ पे है 10 करोड़ और यहाँ पे 0.5% ऑफ द कंपनीज इक्विटी शेयर। कंपनी का जितना भी टोटल इक्विटी शेयर है, कंपनी का जितना भी टोटल इक्विटी शेयर है ना, उसका भैया तुम मोर देन 0.5%, और भैया 0.5% भी बहुत होता है। रिलायंस की कंपनी में तेरा 1% का भी तेरा अगर स्टेक है ना, रिलायंस के कंपनी में 0.5% भी स्टेक है ना, तो तू करोड़पति है। बहुत बड़े बड़े अमाउंट होता है, समझ में आ रहा है ना। तो याद रखना कि बल्क डील का मतलब होता है इतना, मोर देन 0.5% का तू ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। द ट्रेड वेयर टोटल क्वांटिटी बॉट या फिर सोल्ड, ट्रेड में तेरा बाइंग हो सकता है, सेल हो सकता है, या तो खरीद रहा है या तो बेच रहा है, वो होगा 0.5% ऑफ द कंपनीज टोटल इक्विटी शेयर। बस यही दो डिफरेंस तेरे को ब्लॉक एंड बल्क डील जो है याद रखना होगा दोस्तों। कंफ्यूज मत हो जाना एग्जामिनेशन में, वरना वाट लग जाएगा। डन थ्रू द नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, ये मार्केट आवर्स में ही होता है, ठीक है, मार्केट ड्रिवन। डिस्क्लोजर, ब्रोकर मस्ट डिस्क्लोज डिटेल्स, स्क्रिप्ट, क्लाइंट, क्वांटिटी एंड स्क्रिप्ट मतलब स्टॉक, क्लाइंट कौन है, क्वांटिटी कितना है, प्राइस क्या है, टू द एक्सचेंज इमीडिएटली अपॉन एग्जीक्यूशन, मतलब जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ उसके 1 घंटे के अंदर अंदर तुमको बता देना, उसको एग्जीक्यूशन के अंदर अंदर तुमको बता देना होता है इमीडिएटली नेक्स्ट, या फिर जैसे मार्केट क्लोज होता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर, और विद इन 1 आवर ऑफ मार्केट क्लोजर इफ मल्टीपल ट्रेड्स, बहुत सारे ट्रेड्स कर रहा है ना, सारा दिन में बहुत सारा ट्रेड करना है, तो अचानक एक ट्रेड करने के बाद तुमको कैसे बता दे, हम किसको बताना है सर, तुमको बताना होता है स्टॉक मार्केट को, मतलब जैसे NSE BSE है उनको, समझ में आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज को समझ में आ रहा है, उनको बताना होता है कि कौन है ये, कौन खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, वगैरह वगैरह, ये पूरा कौन से स्टॉक, कौन सा क्लाइंट, कितना क्वांटिटी एंड कितने प्राइस पे, ये तुमको स्टॉक एक्सचेंज में बताना होता है इमीडिएटली अपॉन। अगर तो एक ही ट्रेड कर रहा है सारा दिन में, एक ही ट्रेड कर रहा है, तो इमीडिएटली जैसे ट्रेड खत्म होता है वह कर दे। अगर तू बहुत सारे ट्रेडिंग कर रहा है दिन में, तो तू जैसे मार्केट क्लोज हो जाता है ना, जैसे 3 बजे 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर तू बता देना किसको, 4 साढ़े 4 बजे तक तू बता देना किसको, स्टॉक एक्सचेंजेस को, कि हमने ऐसा ऐसा ट्रेडिंग किया है। विजिबल टू द एवरीवन अनलाइक ब्लॉक डील डन इन अ सेपरेट विंडो, ब्लॉक डील जो है सेपरेट विंडो में होता है, एंड बल्क डील जो है वो नॉर्मल विंडो में होता है, ये 9:30 बजे के बाद ही होता है, 3:30 बजे तक का टाइम होता है इनका। क्या है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे आज का वीडियो। हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट इंडेक्स, एंड बहुत काम में आने वाला है, एंड ब्यूटीफुल तरीके से देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो क्रेडिट पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इस चैप्टर में, लेकिन एक क्लास में ये पूरा वीडियो जो है चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। कोई दिक्कत है तो हमको हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमेशा डाउट पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।